बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मेरी आवाज क्लियर है? कोई डिस्टॉर्शन? यू जस्ट हैव टू टाइप और जो चीज मैं समझाऊंगा यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू टेल मी। जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा यू हैव टू टाइप, बिकॉज मेरे पास दो स्क्रीन खुली होती हैं, तो मैं सामने उस पे आप रहा होता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है। So these are the recalls of medicine file. So whenever recalls are being discussed, आपने एक बात रखनी है, रिमेम्बर द वर्ड। यूज में जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो यही होता है। वाइस में डिस्कशन है, वो यही होता है कि आपने यू हैव टू रिमेम्बर द फर्स्ट वर्ड्स। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन ताकि मैं इंटरनेट चेंज कर लूं, क्योंकि मेरी इससे पहले एक मीटिंग थी, उसमें मुझे वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा था। So normally causes the ankle edema. What is edema? You all know कि आपका जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस के अंदर एक्युमुलेट हो गया है। लेग्स के अंदर पिटिंग एडिमा देखते हैं, तो उसमें क्या है, बेसिकली कोई ऐसी चीज हुई नहीं है कि ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से ब्लड ऊज आउट होके बाहर की तरफ आ गया। तो आपने ब्लड वेसल को डायलेट किया होगा, तो आपको पता है ब्लड वेसल के ऊपर नॉर्मली यहाँ पे जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है वहां पे कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। तो कैल्शियम ब्लॉकर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई मरीज वो ले रहा है, तो उससे क्या होगा कि एंकल एडिमा को डिस्पोज करता है। अदर देन दैट और कोई ऐसी ड्रग आपके जहन के अंदर आई जिसके थ्रू पेशेंट को एंकल एडिमा हो सकती है, एडिमा को प्रीडिस्पोज कर सकती है? कोई भी ऐसी ड्रग आपके जहन में आए अगर आप पेशेंट को दें। अदर देन दैट फॉर एग्जांपल अगर कोई हाइड्रोलाजीन की जिस तरह टैबलेट है, हाइड्रोलाजीन आर्टेरियोडाइलेटर है, वेरी रेयरली इट कैन कॉज एडिमा। लेकिन हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, दीज आर नोटोरियस फॉर कॉजिंग एडिमा। तो इसमें एम्लोडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब here is a point which you need to remember, basically the calcium channel blockers आप किधर किधर आपको पार्ट वन के अंदर एमसीक्यूज आ सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली यूज होते हैं जब भी आपने याद रखना है हार्ट के अंदर एवी नोडल ब्लॉक के से ऊपर कोई भी एरिथमी है, इसको कहते हैं एसवीटी। एसवीटी के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज होते हैं। तब यूज होते हैं अगर बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट ना ले सके, लाइक पेशेंट उसको देते हैं। ठीक है, हार्ट फेलियर के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यू रिमेंबर हार्ट फेलियर है, उसको आप भी कैल्शियम ब्लॉकर्स नहीं देते, वो डिकम्पनसेशन की तरफ चला जाएगा। इसी तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आई वुड लव कि आप लोग पार्टिसिपेट करें क्लास में। सब रेकनाइड हेमरेज के अंदर ये एमसीक्यूज आता है, कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होता है? नेम ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसी को पता हो? हाउस जॉब में आप लोगों ने देखे होंगे सर्जरी की रोटेशन के कौन सी रोटेशन हमको बता दें। एनीवन? ये आप सब यूज करते हैं।
निमोडीपीन वाइडली नहीं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को शायद क्लियर है। तो इट वाइस मैंने बोला ही नहीं कुछ अभी। अब वाइस ठीक है? नाउ इज इट क्लियर? ओके। सो हमने जो पिछला एमसीक्यू डिस्कस किया था वो ये था कि आपके पास एक पेशेंट है, उसमें एंकर्स होते हैं, निमोडिपिन हो गया, फिलोडिपिन हो गया, या एमलोडिपिन हो गया, ठीक है। और उसमें मैं आपसे पूछा कि अदर देन दैट आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से जो पार्ट 1 में एमसीक्यूज आ सकता है वो ये आता है कि सबरेटिनाइड हेमरेज के अंदर कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होता है, वो निमोडिपिन है। अदर देन दैट आपको उसके अलावा और क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से एमसीक्यूज आता है? अगर कोई पेशेंट स्ट्रोक है, ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड है, तो उसमें कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करनी है? आप लोग टाइप करेंगे साथ साथ, ताकि मुझे पता हो आपका बेसलाइन नॉलेज किधर है, हम उस लेवल पे जाके क्वेश्चन को स्टार्ट किया करें, ठीक है। तो ये होता है क्लेवेडिपिन। क्लेवेडिपिन बेसिकली ड्रग का जो यूज होती है, दिस इज अ रिसेंट गाइडलाइंस के पूल चेंज हो रहा है। और ये जो सेशंस होते हैं, सेशन का मकसद भी होता है कि आपको न्यू नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। बुकिश नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है, गाइडलाइंस को फॉलो करना, ताकि आपको जो एक, क्योंकि आपको पता है पार्ट 1 की जो एग्जाम क्राइटेरिया है पेपर चेकिंग का, वो यही होता है कि आपका वो एमसीक्यूज जो मैक्सिमम का गलत हो, कुछ का ठीक हो, तो उसमें आपका जो नंबर होते हैं, स्कोरिंग रेट, वो ऊपर चला जाता है। तो आपने इस तरह के एमसीक्यूज को याद रखना होता है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं, ये बेसिकली रीड स्टर्नबर्ग सेल्स क्या होते हैं, बाई लोब न्यूक्लियर के अंदर होते हैं, जिस तरह ओवल आई अपीयरेंस होती है इनकी हॉजकिन लिम्फोमास के अंदर। ये आपने याद रखना है, जब भी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स है ना, दिस इज द साइन डायग्नोस्टिक हिस्टोपैथ के अंदर हमारे पास होता है हॉजकिन लिम्फोमा। अच्छा, जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमास होते हैं ना, इनके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स ही नहीं होते, ये इनका एक डिफरेंशियल है, ठीक है। और एक क्लिनिकल मैं आपको बात बता दूं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन। हॉजकिन लिम्फोमास जो होते हैं ना, बेसिकली ये लीनियर होते हैं, ठीक है। लीनियर, इसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो नॉन हॉजकिन होते हैं ना, इसमें जनरलाइज लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरलाइज का वर्ड जब भी है ना, नॉन हॉजकिन आपने सोचना है, ठीक है। और जो आपके पास मल्टीपल माइलोमा है, वो तो टोटली डिस्ट्रैक्टेड है, ये कोई आपको एक इसमें तो कोई सेकंड ड्राइव होनी ही नहीं चाहिए। मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है क्रैब। उसमें क्या क्या होता है? सी से कैल्शियम पेशेंट का ज्यादा, आर से रीनल फेलियर, ठीक है। ये चीजें जब होती हैं तो दिस इज बेसिकली मल्टीपल माइलोमा। और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया ज्यादातर ओल्ड एज का सिनेरियो होगा, और इसमें लिम्फोसाइट्स ज्यादा रेज्ड होंगे, ठीक है। और आपका पेरिफेरल स्मीयर जब आप कराते हैं, स्मीयर
ये बात याद रखनी है, उसमें स्मज सेल्स नजर आते हैं। ये पार्ट वन के फेवरेट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। बाकी आपको पता हो कि जो रीडबर्न स्टर्बर्न सेल हैं CD15 और 30 पॉजिटिव होते हैं। इसका निमोनिक होता था 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 ही न्यूक्लियोलस हैं, ओवल आई अपीयरेंस है ना, तो फिर 30 बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव होते हैं CD50 और अच्छा। नेक्स्ट बेसिक जो एमसीक्यूज है वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो होता है बिनाइन एपिथेलियल, जो आपके पैरोटिड के ट्यूमर्स होते हैं ना, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम कहें, एक वाटन ट्यूमर होता है, एक म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा होता है, एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, फाइब्रोमास भी बाजुकात होते हैं। इसमें जो प्लियोमॉर्फिक है वो 85% केसेस के अंदर पैरोटिड स्वेलिंग करवाते हैं, और 5% इनका चांस होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्सिनोमा के अंदर, CA के अंदर। अगर आपके पास आए स्वेलिंग के साथ पैरोटिड, आप उसकी सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। और सर्जरी में अगला एमसीक्यूज होता है कि कौन सी नर्व डैमेज होने का रिस्क होता है, कोई बता सकते हैं विच नर्व, पैरोटिड के पास से कौन सी नर्व गुजर के जाती है? एनीवन? दिस इज सो मच बेसिक एमसीक्यूज। 80? 80 कौन सी नर्व है? फेशियल नर्व। 8 नर्व नहीं, 7th नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक है या सिंपैथेटिक है? कौन सी है फेशियल नर्व? पैरासिम्पैथेटिक है, गुड। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस बता दें मुझे जल्दी जल्दी, ब्रेन के अंदर किधर किधर होते हैं? थर्ड नर्व, 7th नर्व, ठीक है, और 9th एंड 10th, गुड। विच आर्टरी सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मुझे बता दें GIT के अंदर कहाँ से होती है? सैक्रल प्लेक्सस, सैक्रल एरिया में, ठीक है, सैक्रल एरिया में। बाकी सारे जो GIT है टिल द लेवल ऑफ जो प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन है, ये वेगस होती है। उसके बाद जितना डिस्टल एरिया होता है ये सैक्रल प्लेक्सस से आती है, सैक्रल इनर्वेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन के विच आर्टरी सप्लाई द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, एक एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेक्टम है और एक है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेक्टम के जो आगे की तरफ होगा, इसमें आ रही होती है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। असल में ब्रॉड स्पीकिंग आपके पास जो कोरोनरी साइनस होता है वहां से दो आती हैं, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी RCA, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये इसके बारे में क्या बातें आपने याद रखनी है, ये SA नोड को सप्लाई करती है, ये AV नोड को सप्लाई करती है, और ये देती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, तो उन उन लोगों को हम कहते हैं राइट डोमिनेंट पीपल, ठीक है, अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से आए। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे दो में डिवाइड होती है, लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर सेप्टम को सप्लाई करती है, एंटीरियर सेप्टम को। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पोस्टीरियर सेप्टम को सप्लाई करती है, ठीक है। कुछ मरीजों के अंदर लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, जिन लोगों के अंदर ये वाला कनेक्शन होना, इन लोगों को हम कहते हैं दीज आर लेफ्ट डोमिनेंट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 85% लोग जो होते हैं उनके अंदर राइट डोमिनेंसीज होती है, नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। और कुछ 15% लोगों के अंदर लेफ्ट डोमिनेंस होते हैं कि लेफ्ट सर्क से। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक टर्म यूज करते होते हैं अक्सर, वो ये करते हैं कि दीज आर बेसिकली सर्क से आ रही है, सर्क किसी को कहते हैं लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स को। आगे भी इसकी ब्रांचेस होती हैं लेकिन वो आपके स्कोप से बियॉन्ड है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्ट्यूज ब्रांचेस होती हैं, मार्जिनल ब्रांचेस होती हैं, व्हेन आप कार्डियो के रोटेशन में आएंगे तो आप जिंदगी में सीखेंगे आगे। तो ये आप याद रखिएगा। तो अब होता ये है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है जो पार्ट वन में आपको आता होता है, वो ये है कि अब आपको ये भी पता हो ECG में कौन सा एरिया कौन सी आर्टरी को देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही आपको मैं साथ ही समझा दूं, आप लोगों में से किसी को पता है राइट कोरोनरी आर्टरी वाला एरिया को कौन सी लीड्स देखती हैं? लीड 2, 3,
AVF। ठीक है, ओके। और जो लेफ्ट सर्क्यूम्फ्लेक्स वाला एरिया होता है वो हमारे पास ज्यादातर जो लेफ्ट सर्क से ब्रांचेस आ रही होती हैं या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के अंदर आ रही होती हैं। लेफ्ट सर्क सिस्टम से जो ब्रांचेस हमारे पास आती है वो ज्यादातर लीड वन एंड द AVL, दे इन्वॉल्व बेसिकली द लीड वन एज वेल एज द लीड AVL। और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इट इन्वॉल्व लीड V1 to V4। So you have to remember basically whenever the patient is having the ECG changes in lead 2, 3, AVF, ST elevations, basically the right system is involved. And whenever the patient is having the ECG changes in lead 1 and AVL, you have to think basically circ system is involved. And whenever lead V1 to V4 is involved, you have to think basically left anterior descending is involved. सो अब आपने, अगर मैं आपको कहूँ एक पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल 16 year old, 16 तो है नहीं, 60, ठीक है, फीमेल है, उसकी ECG में ST एलिवेशन है लीड 2, 3 AVF में, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, विच आर्टरी विल बी इन्वॉल्व? Yes, right coronary artery. Similarly, if there are ECG elevations in lead V1 to V4, then V1 to V4, if the ECG changes are, फिर आप क्या सोचेंगे? Which artery is being involved? Good. All of you have to participate. Otherwise, you can leave the class. ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने इन्वॉल्व अपने आप को ज्वाइन किया हुआ है, सबने पार्टिसिपेट करना है। एक बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं करना, मैं क्लास से निकाल दूंगा बाहर। आपने क्लास के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चंस करने हैं मेरे से, तब आपको फायदा होगा। अदरवाइज तो ये तो चीजें तो आपकी बुकों के अंदर भी लिखी हुई हैं। So HIV positive patient has CD count is less than 200 and now patient is having dry cough and dyspnea. You have to remember in HIV positive patient, if he is having dry cough, think of PCP infection, pneumocystis cerevisiae, okay? And if the patient PCP भी इसको कहते हैं, और if the patient is having meningitis like signs, then which bug will you think of? Anyone know the name of bug which is involved in meningitis in HIV positive patient? Cryptococcus. Good, excellent. So whenever PCP is involved, you have to think of how to treat PCP. Basically, dimethoprim sulfamethoxazole involved prophylaxis. Glucocorticoids are used, sometimes inhalation for pentamide is also used. If patient SATs are dropping, SATs dropping है याद रख लें, ऐसे ही आता नहीं है, लेकिन फिर भी। और एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं, जो ट्राइमीथोप्रिम प्रिम है, इसके एडवर्स इफेक्ट किसी को पता है? क्या इसका नोटोरियस एडवर्स इफेक्ट है ट्राइमीथोप्रिम? लेट्स डिस्कस ट्राइमीथोप्रिम। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ट्राइमीथोप्रिम, कोई भी आपको पता है? रैश, अच्छा ठीक है, रैश से ज्यादा स्पेसिफिक क्या कहेंगे? एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और अदर देन दैट, why all of you are not participating? Type something. Okay, sulfur allergic, yes, can be allergic, or potassium raised. And the second one is folate deficiency, ठीक है? लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं, फोलेट, जो नोटोरियस एग्जाम में आपको आएंगे। पेशेंट है, उसको फीवर है ना, जॉइंट पेन्स है, न्यू ऑनसेट मर्मर है, और स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ था कुछ वीक्स पहले,
So typical diagnosis is rheumatic fever. This is a basic one MCQs. Whenever a patient is having sore throat, any mucosal infection, and then followed by patient is having murmur, ठीक है? Think of rheumatic fever. Infective endocarditis, the patient is not having a history of sore throat, but the patient is having history of basically dental extraction. Okay? So उसमें dental extraction की history होगी. Rheumatoid arthritis, it totally a different scenario. उसमें मरमर नहीं आएगा. Post streptococcus glomerulonephritis can be after post basically strep throat infection, और उसमें एक patient का आपको buzzword होता है, वो क्या होता है? Cola colored urine. ठीक है? और अब आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, रूमेटिक फीवर के बारे में थोड़ा याद रखिएगा. इसमें जोन्स क्राइटेरिया होता है. पेशेंट इज हैविंग जॉइंट्स पेन, और ये जो जॉइंट पेन होता है ये बेसिकली किसका तरह का होता है? माइग्रेटरी. ओके. नोड्यूल्स होंगे, इरिथेमा मार्जिनेटम होगा, सडन हेमकोरियाज होंगी पेशेंट को. ये क्राइटेरिया के अंदर चीजें आती हैं. और इसमें एएसओ एंड एंटी-डीएनएस आर यूज्ड. बेसिकली these titers are used to diagnose the group A streptococci. यहाँ पे आपके पास टाइम है, आप फौरन याद कर लें जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. ग्राम पॉजिटिव में आपके पास ब्रॉड स्पीकिंग स्ट्रेप्ट, या तो आपके पास कोकाई है या रॉड्स हैं. और एक और क्लासिफिकेशन है फिलामेंटस है. जल्दी से मुझे बता रहे हैं कोकाई के अंदर आपको कौन कौन से पता है? जल्दी से. यू हैव टू टाइप बेसिकली स्ट्रेप्ट और स्टेफ. ओके. और रॉड्स के अंदर क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलस. और फिर आपके पास फिलामेंटियस, ये असल में बैसिलस बैसिलाई वो कहते हैं. और जो फिलामेंटियस है जो बोटुलिज्म टॉक्सिन वगैरह वाले एंथ्रेक्स जो करवाता है. और जो फिलामेंटियस है उसमें आपके पास एक्टिनोमाइसिस आता है और नोकार्डिया. सो ये आपके पास ब्रॉडली स्पीकिंग ग्राम पॉजिटिव की क्लासिफिकेशन है. द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव इज बेसिकली, उसमें आपके पास कोकाई में कौन से आते हैं? नजीरिया वाले, नजीरिया मेनिंजाइटिस और नजीरिया गनोरी. फिर रॉड्स में आपके पास आते हैं इकोलाई, या आपके पास सूडोमोनास आ गई. ये टिपिकल मैं आपको बता रहा हूँ. सो इस तरह आपने याद रखते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं. थर्ड हार्ट साउंड की आप अगला क्वेश्चन है. थर्ड हार्ट साउंड इज करेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद व्हिच टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी? बेसिकली यू हैव टू थिंक ऑफ इन टू वेज. व्हेनेवर आपके पास पेशेंट आ गया, एक तो होगा S3 साउंड और एक होता है S4, थर्ड और फोर्थ साउंड. थर्ड साउंड याद रखिएगा ये फिजियोलॉजिकल होता है. पहले आपको पता हो फिजियोलॉजिकल किन में है और फिर पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मली जो होता है वो बेसिकली आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी में होता है. ठीक है. और फोर्थ हार्ट साउंड फिजियोलॉजिकल किस में होता है? बेसिकली वो होता है ओल्ड एज में. अब थर्ड हार्ट साउंड क्या होता है? बेसिकली जब ब्लड का फ्लो रश करके आता है डायलेटेड वेंट्रिकल्स के अंदर, पानी पड़ा हुआ है, उसके अंदर मजीद जब पानी आके गिरेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा. तो जब भी डायलेटेड कार्डियो, फॉर एग्जांपल हार्ट डायलेटेड हुआ है या ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है उसके अंदर, ये एमआर है जिसका माइटर रिगर्गिटेशन है, टू मच ब्लड पहले ही पड़ा हुआ है, उन सब कंडीशन में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायो उनके अंदर आपके पास पैथोलॉजिकल S3 आता है. S4 कब आता है? ये फॉर एग्जांपल एट्रिया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट अ स्टिफन्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू मच स्टिफन्ड हुआ हुआ है. तो उसमें क्या क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन है पेशेंट को स्टेनोसिस है एओर्टिक. ठीक है. पेशेंट को होकम है हाइपरस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. उन सब कंडीशन के अंदर S4 जो होगा वो आपको मिलेगा गैलेब. तो ये आपने याद रखना है ओल्ड एज में नॉर्मल है, तो इसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होगा उसके अंदर होता है. एस्थमा एसोसिएटेड विद व्हिच टाइप? ये आपका एक बेसिक के लेवल का एमसीक्यूज है. यू शुड बी रिमेम्बरिंग. बेसिकली एथलीट्स के अंदर भी हो सकता है. गुड, एक्सीलेंट. आपके पास एस्थमा जो है एसोसिएटेड विद व्हिच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? टाइप 1 बेसिकली एस्थमा टाइप 1 में होता है. और टाइप 2 के अंदर आप याद रखें, आपको जो मैंने अभी अभी बताई है एक कंडीशन स्टेप इन्फेक्शन के बाद, कौन सी कंडीशन अभी बताई है मैंने? विच कंडीशन? रोमैटिक फीवर? नहीं, उससे भी बेहतर एक. यस, रोमैटिक फीवर ही. रोमैटिक फीवर आ जाता है. ठीक है. और
उसके अलावा कोई और कंडीशन आपको पता है? एक पेशेंट है, मैं आपको बताऊं, एक यंग पेशेंट है, ठीक है, और उसको हिमाप्टोसिस है और साथ हिमाचूरी है, क्या डायग्नोसिस होगा? थूक के अंदर भी खून आ रहा है और यूरिन के अंदर भी आ रहा है। गुड पास्चर भी टाइप 2 में आता है, ठीक है। फिर इसी तरह टाइप 3 होता है। टाइप 3 के अंदर आपके पास एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं। इसमें आपके पास आता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एसएलई आता है। और टाइप 4 जो होते हैं ये टीबी वाला आ जाता है, फंगाई इन्फेक्शन आ जाते हैं। ये आपने याद रखनी है। मेरी समझ आ रही है ना? एम आई टू फास्ट? आज हम हमारा क्योंकि फर्स्ट सेशन है ना, तो आज हम थोड़े कम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज मैं स्पीड नहीं मार रहा। आज हम सिर्फ 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फर्स्ट, इस पीडीएफ के अंदर। रिमेनिंग इंशाल्लाह हम फिर थोड़ी कल से ना, अब आप मेरे साथ यूज टू हो जाएंगे, फिर स्पीड मारेंगे। The 12% increase in FeI2 after bronchodilator administration is a diagnostic of which hypersensitivity condition? You have to remember कि आपने जब भी पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर दिया, आप बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके पास कोई पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज पे आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, उसमें आपने याद रखना है, एक होता है रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, यही आपको डिफरेंशिएट कराता है, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। अगर वो रिवर्सिबल पॉजिटिव है और एक रिवर्सिबल नहीं है, तो रिवर्सिबिलिटी यदि पॉजिटिव हो तो ये एस्थमा में होती है, और अगर रिवर्सिबल ना हो तो फिर आपके पास सीओपीडी आता है। और सीओपीडी में दो डिजीजेस होते हैं, एक एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इन दोनों में भी डिफरेंशिएशन क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एम्फाइसीमा में एक डिक्रीज होगी, सॉरी, एम्फाइसीमा के अंदर से ज्यादा आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर एम्फाइसीमा के अंदर बैरल शेप चेस्ट होगी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में प्रोडक्टिव कफ होगी हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इन दोनों के अपने अपने क्लूज हैं। ये जो होते हैं एम्फाइसीमा वाले पिंक पफर्स होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले ब्लोटर्स होते हैं ब्लू वाले। तो ये कुछ डिफरेंशियल पॉइंट है। एक चीज याद रखनी है, अस्थमा की हमेशा ये रिवर्सिबल होता है। तो जब भी आपको होना कि FeV2 ब्रोंकोडाइलेशन से इंप्रूव्ड हो गई है, तो थिंक ऑफ अस्थमा, बाकी सारे कंडीशंस रूल आउट हो जाएंगे। उन सब के अंदर रिवर्सिबल, अस्थमा का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल ये है कि वो रिवर्सिबल है। पेशेंट है, उसको ग्राम पॉजिटिव रॉड है, इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट टू वैंको। वो कौन सा एक ग्राम पॉजिटिव रॉड है? मैंने आपको एक तो क्लोस्ट्रीडियम बताया था ना, दूसरा थोड़ी लिस्टीरिया था। मैंने वो बेसिलस बेसिलस कह रहा था, लिस्टीरिया था, सॉरी, दूसरा। तो शुड बी ट्रीटेड विद एम्पेसिलिन इंस्टेड। वो एक ग्राम पॉजिटिव रॉड जो कि एम्पेसिलिन से ट्रीट होता है, वो बेसिकली आपका कौन सा है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस है। और ये क्या करता है वैसे आपके ख्याल में? लिस्टीरिया लिस्टीरिया ओल्ड एज के अंदर ना, ये मेनिंजाइटिस करवाता है, ठीक है। और ये डेयरी प्रोडक्ट से आता है। और जब भी इसीलिए ओल्ड एज का पेशेंट हमारे पास आता है ना मेनिंजाइटिस का, हम उसको एम्पेसिलिन बीच में ऐड करते हैं, अमोक्सिसिलिन या एम्पेसिलिन। एम्पेसिलिन वैसे ये रॉन्ग लिखा हुआ है, एम्पेसिलिन रहता ना, इसके बारे में एक टर्म हमेशा याद रखनी है आपने, कि ये इंटेस्टाइन्स है। फॉर एग्जाम्पल, एम्पेसिलिन जो होती है ना, वो इंटेस्टाइन्स तक ही रहती है, एमोक्सी जो होती है वो ब्लड में चली जाती है। तो एमोक्सी इज द राइट आंसर, एमोक्सिसिलिन यूज होती है इसमें। एक्टिव टीबी के अंदर आपने याद रखना है, राइट निमोनिक, 4 ड्रग्स यूज होती हैं 6 मंथ्स के केस में, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, ये आपने याद रखना है। अब साथ इनके एडवर्स इफेक्ट, रिफेम्पिसिन क्या करती है? आपको क्या एडवर्स इफेक्ट रिफेम्पिसिन का पता है? एनीवन? ऑरेंज कलर, ठीक है, यूरिन का हो गया, सिक्रीशंस का हो गया। अदर देन दैट, हेपेटोटॉक्सिक, गुड। अदर देन दैट,
इट्स एंजाइम इंड्यूसर। ठीक है, whenever that drug is given to any patient, ऑलवेज ये एंजाइम इंड्यूसर है। और जब इसके साथ, आपको पता है 3 ड्रग्स हैं जो आपने याद रखनी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और वारफरिन। 3 की बजाय 2 याद रख लो। ये 2 ड्रग्स है, आप याद रखिएगा। ओसीपी और कॉन्ट्रासेप्टिव अगर पेशेंट ले रहा है, वारफरिन ले रहा है, और साथ आपने उसको दे दिया रिफेम्पिसिन। ठीक है, रिफेम्पिसिन इज एंजाइम इंड्यूसर। व्हाट इट विल डू, ये इन ड्रग्स को इंड्यूस करेगी और इनके लेवल्स कम हो जाएंगे ब्लड में, ये इफेक्टिव ही नहीं रहेंगी। अब आप मुझे बताएं, अगर एक पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे थी और साथ आपने उसको रिफेम्पिसिन दे दी है, तो क्या होगी? अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो जाएगी। एक बात, वारफरीन का मुझे थोड़ा सा बता दें। ये तो मैं कहूँ सीपीएसपी का फेवरेट एमसीक्यूज है। सीपीएसपी क्या, या तो हमारा फाइनल के लेवल पे भी आता है। अगर एक पेशेंट रिफेम्पिसिन है, साथ वो वारफरीन पे है, तो क्या होगा आईएनआर को? चले मुझे आईएनआर के बारे में बताएं। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बता दें, ताकि फिर मैं आपको समझाऊं इसका थोड़ा सा। इंक्रीज होगा, आईएनआर आपके ख्याल में इंक्रीज हो जाएगा, गुड। अच्छा, और कोई? डिक्रीज होगा। अच्छा देखो, वंस इन अ लाइफ, ये समझ लें। आर यू पीपल विद मी ना? नो वन इज स्लीपिंग एक्टिवली। हाँ, अब आपने गलत टाइप करना शुरू कर दिए, एपिटिटली। ओके, सो लेट मी टेल यू द बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑलवेज ऑलवेज, मैंने आपको पहले ही बताया, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर ना, एमसीक्यूज में आपका नॉलेज नहीं देखा जाता। एमसीक्यूज में देखा जाता है हाउ मच ट्रिकी यू आर और हाउ मच स्मार्ट स्टडी यू हैव डन। उसमें आपने ये देखना है कि आप देखें, वारफरीन है, इसको वंस इन अ लाइफ समझें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएनआर। किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर वारफरीन के लेवल ज्यादा होंगे ना, तो आईएनआर उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर वारफरीन के लेवल किसी पेशेंट के कम होंगे ना, तो आईएनआर भी कम हो जाएगा। ये बात किसी बच्चे को ना समझ आए, जो सो रहा होगा उसी को समझ नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैंने आपको बताया इंड्यूसर्स का, यही बात है। रिफेम्पिसिन जो है, मैंने कहा, ये क्या करेगी? वारफरीन को इंड्यूस करेगी। इंड्यूस का मतलब ये है कि वारफरीन को ज्यादा से ज्यादा यूज करेगी। जब वारफरीन को यूज करेगी तो वारफरीन के लेवल क्या हो जाएंगे? कम। सारी वारफरीन तो इंड्यूस हो गई है, यूज होना शुरू हो गई है। इस तरह ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लेवल क्या हो जाएंगे? कम। तो वारफरीन के लेवल जब कम होंगे ब्लड में, तो वारफरीन कम होगी तो आईएनआर क्या हो जाएगा? आईएनआर डिक्रीज हो जाएगा। आईएनआर जब डिक्रीज होगा, तो आईएनआर डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि ब्लड टू मच थिक हो गया है, क्लॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, आपको टिपिकल देता हूँ। एक पेशेंट है 62 ईयर ओल्ड, उसको माइट्रल वाल्व आपने रिप्लेस कर दिया था और लाइफ लॉन्ग वारफरीन पे थी। आपने उसको रिफेम्पिसिन दी, अभी आपके पास आई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, क्लिक उसकी नहीं आ रही, नो क्लिक। क्या डायग्नोसिस है? आप इसको सिंपल करो। वारफरीन कम हुई, आईएनआर का हुआ, क्लॉट बन गया। वो क्लॉट किधर बन गया? माइट्रल वाल के अंदर क्लॉट बन गया, पोस्ट हो गया।